नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 15 मिनट शो में। साथियों, मैं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो इकोनॉमिक्स का। साथियों, हम लोग 15 मिनट में 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इन शानदार प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। साथियों, आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा और ये पहला सवाल साथियों है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया गया था? यानी अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा आर के सन्मुखम चेट्टी। यानी आर के सन्मुखम चेट्टी की बात करें तो ये साथियों ये प्रथम जो है व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का क्या किया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। साथियों, अगर कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए साथियों कि गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट, साथियों अगर बात करें, पूछ लिया जाए अगर आपसे गणतंत्र भारत का पहला बजट कब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो साथियों याद रखिएगा जॉन मथाई और सीडी देशमुख का आपने नाम जरूर सुना होगा। पहले भारतीय गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में अगर हम बात करें साथियों, तो वो कोई और नहीं है, वो कौन है? मिस्टर सीडी देशमुख। ये तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहां से परीक्षा में पूछे गए हैं सवाल। तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, जॉन मथाई वह व्यक्ति यानी कि एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने गणतंत्र भारत का 1950 1915 में इन्होंने क्या किया, पहली बार बजट प्रस्तुत किया। और साथियों बात करें आर के सन्मुखम चट्टी के द्वारा तो 1947 में इन्होंने क्या किया, बजट प्रस्तुत किया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा और सवाल साथियों है, भारत में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं साथियों, उनका महंगाई भत्ता का निर्धारण का आधार क्या होगा? साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, थोक वस्तु कीमत सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय, मजदूरी सूचकांक, बट इस प्रश्न का सही विकल्प होगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। साथियों बात करें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इस सीपीआई के अंतर्गत साथियों बात करें तो मुख्य रूप से जो है 4 इंडेक्स प्रकाशित होते हैं। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत 4 जो है सूचकांक प्रकाशित होते हैं। इसमें सबसे पहला जो सूचकांक होता है साथियों, इसको हम कहते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू कहते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू को कहते हैं साथियों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। और साथियों यही वो प्रमुख सूचकांक है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों का क्या तय होता है, महंगाई भत्ता तय होता है। अगर आपको ऐसे ही चारों इंडेक्स दे दिया जाए तो इस वाले इंडेक्स पर आपको क्या करना है, आंसर टिक करना है। इसके अलावा बात करें साथियों, अगर हम सीपीआई इंडेक्स की बात करें तो सीपीआई रूरल ये एक आंकड़ा प्रस्तुत होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के सैंपल के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई को मेजर करता है, कह सकते हैं रिटेल प्राइस पर जो है महंगाई की गणना करता है। वहीं पर बात करें साथियों, सीपीआई अर्बन जो है यह एक तीसरा सूचकांक है जो वास्तव में शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई को मापता है। और वहीं पर बात करें साथियों, सीपीआई एक कंबाइंड इंडेक्स जारी होता है और ये जो सीपीआई कंबाइंड जो इंडेक्स है मेरे प्यारे साथियों, ये रूरल और अर्बन का क्या होता है, औसत होता है। ये अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम महंगाई के सूचकांक की बात करें साथियों, तो यह होगा सीपीआई कंबाइंड होगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, इसे जो है रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन को कहते हैं साथियों खुदरा महंगाई कहते हैं। खुदरा महंगाई कहने का जो रीजन है वो ये है कि यह जो है खुदरा कीमतों पर महंगाई की गणना करता है। खुदरा कीमतों का मतलब क्या होगा कि कह सकते हैं रिटेल प्राइस पर जो है, इस रिटेल प्राइस पर महंगाई की गणना करता है। जैसे कि अगर पेन है, इस पेन की कीमत वर्तमान में अगर 10 रुपए पर यूनिट है, एमआरपी इसका 10 रुपए है, तो इस 10 रुपए पर जो है पिछले साल की कीमत का क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे वास्तव में उपभोक्ता के ऊपर पड़ने वाले महंगाई के प्रभाव को मेजर किया जा सके। तो सीपीआई की बात करें साथियों तो याद रखिएगा ये खुदरा मूल्य पर महंगाई की गणना करने वाला है, भारत का एकमात्र और सबसे ज्यादा कह सकते हैं प्रयोग किया जाने वाला सूचकांक है। देश में केंद्रीय बैंक और कई बार सरकार भी जो है इन सीपीआई पर ही आधारित अपनी जो है नीतियों का निर्धारण करते हैं। क्लियर बात यहां तक? अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, सीपीआई का कई बार साथियों जो है क्या पूछा जा चुका है, आधार वर्ष पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा जब सीपीआई के आधार वर्ष की बात करते हैं तो सीपीआई का आधार वर्ष है मेरे प्यारे साथियों 2011 और 12 है। एक और बात याद रखना आपको, सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है, चाहे वो रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे कंबाइंड हो। लेकिन सीपीआई आईडब्ल्यू का जो आधार वर्ष है मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 2016 है, कंफ्यूज मत होइएगा। सीपीआई आईडब्ल्यू अगर पूछा जाए इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए आधार वर्ष 2016 है, बाकी सबके लिए आधार वर्ष क्या है साथियों, 2011 है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले बता दूं, अगर आप बीपीएससी एईडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो द ऑफिशियल एकेडमी के द्वारा पूरा कंप्लीट बैच लॉन्च किया जा चुका है। चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे वो आपका क्वांट हो यानी कि मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, सभी विषय को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो आप इस बैच से जरूर जुड़िए। ऑनलाइन जो है ये बैच अवेलेबल है आपके लिए। आपको द ऑफिशियल एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, और ये सब कुछ मिलेगा साथियों सिर्फ और सिर्फ 999 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और सवाल क्या कह रहा है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन क्या है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है भारत आने वाले टूरिज्म को प्रोत्साहित देना, दूसरा है मेड इन इंडिया को एक गुणवत्तापूर्ण अंकितक यानी लेबल बनाना, ट्रेड फेयर्स का आयोजन करना, और चौथा ऑप्शन है साथियों भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना। इस प्रश्न का साथियों सही विकल्प होगा, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उत्पादों को जो मेक इन इंडिया के अंतर्गत जिनको बनाया गया है उनकी वैश्विक पहचान करना, वैश्विक उनकी लेबलिंग करना, उनको जो है कह सकते हैं उनको ग्लोबल ट्रेड में ताकि प्रयोग किया जा सके। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। यानी इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का मुख्य प्रयोजन है भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना, भारतीय उत्पादों का वैश्विक मांग जो है वह क्या करना, क्रिएट करना। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, मोटापे के कारण भारत को 2019 में जीडीपी का 1% का आर्थिक नुकसान होगा। एक आंकड़े के अनुसार साथियों बात करें, मोटापे के कारण, मोटापा एक अस्वस्थता का प्रतीक है साथियों। अगर मोटापे की संख्या यानी मोटापा अगर बढ़ रहा होगा भारत में, तो ऑब्वियस सी बात है इस बात को आप गेस कर सकते हैं कि अस्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ रही होगी, और अगर अस्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ेगी तो इसका प्रभाव देश की जीडीपी पर बहुत ही जो है आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 2019, पहले तो आपको बताया जा रहा है कि 2019 में जीडीपी का 1% आर्थिक नुकसान हुआ है मोटापे के कारण, और 2050 तक जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वह मोटापे के कारण जो है हानि उठानी पड़ सकती है। इस प्रश्न का सही विकल्प आपको बताना है साथियों। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 1.57% होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 1.57% होगा। 1.57% इस प्रश्न का क्या होगा साथियों सही विकल्प होगा, यानी 2050 तक जीडीपी में 1.57% का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। केंद्रीय बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनके लिए कितना आवंटित किया गया है। साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प आप सभी को बताना है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्या होती हैं। साथियों बात करें अगर केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में, तो ये वो योजनाएं होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है, और उनको राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, उनको गवर्न किया जाता है, उन योजनाओं को रेगुलेट किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित जो है कई सारी योजनाएं होंगी, जैसे एनआरएचएम होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया। तो ये सभी वित्त पोषित योजनाएं होती है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन इनका जो क्रियान्वयन होता है साथियों वह किसके द्वारा किया जाता है, यह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा साथियों 5.41 लाख करोड़ रुपए। कितना होगा, 5.41 लाख करोड़ रुपए जो है यह केंद्रीय बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए क्या किया गया है साथियों, आवंटित किया गया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुआ है। आप सभी को इस प्रश्न का सही विकल्प देना है। आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। अगर आप प्रतिशत वृद्धि भी बताएंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, सही विकल्प, आप जो है सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। क्लियर बात, आप सभी इस प्रश्न को देख पा रहे हैं। यहां तक सभी को मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या, एक बार कंफर्म कीजिएगा। आप सभी को मेरी बातें यहां तक क्लियर हो रही हैं। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, तो उत्तर प्रदेश में जो है जो जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में साथियों वो हुई है 20% के लगभग में। कितना प्रतिशत, 20% के लगभग में। वहीं पर बात करें साथियों महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में जो जनसंख्या वृद्धि देखी गई है, जो दशकीय वृद्धि देखी गई है, वो लगभग 15% के आसपास हुई है। लेकिन जब हम बिहार में बात करें साथियों, तो बिहार में जो दशकीय वृद्धि देखने को मिली है वो 25% देखने को मिली है। और वहीं पर बात करें साथियों अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि हुई है साथियों वह 20% हुई है। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा साथियों बिहार। यानी बिहार में 2001 से 2011 के मध्य में जो दशकीय वृद्धि हुई है, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है मेरे प्यारे साथियों, वह क्या है 25%, और दिए हुए राज्यों में क्या है सबसे अधिक है।
इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनको आप जनरली क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के नाम से जानते हैं आप। इसके साथ केंद्र सरकार की नौकरियों में आप सभी को पता होगा कि कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है, 10% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन पूछा जा रहा सवाल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय, जिनका फैमिली की ओवरऑल इनकम जो है, जिनके परिवार की ओवरऑल इनकम कितने से कम होना चाहिए। तो आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। मुझे लगता है आप फॉर्म भरते भरते आप इतने अभ्यस्त हो चुके होंगे कि इस प्रश्न का आंसर आप जो है बिना ऑप्शन देखे भी आंसर कर सकते हैं। और ये आंसर कुछ और नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 लाख रुपए अगर आपकी जो है परिवार की वार्षिकी आय 8 लाख रुपए से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आ सकते हैं और सरकार के द्वारा नौकरियों में जो 10% आरक्षण है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था और ये वर्ष था साथियों जहां पर भारत में सूखा पड़ा, जहां पर भारत में साथियों क्या आया, अकाल आया। और साथियों जो है यह एक और अच्छी बात हुई कि इन सूखा और अकाल के साथ जो है कुछ जो बढ़िया खबरें देखने को मिल सकती हैं उस वर्ष में, वह है हमारे देश में हरित क्रांति है। यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का भी वही वर्ष माना जाता है। तो साथियों खाद्यान्न का जो है, खाद्यान्न का भंडारण है ना, उसका परिवहन और उसके वितरण को सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 1965 में, याद रखिएगा 1965 में जो है साथियों स्थापना होता है। 1965 में स्थापना होता है किसका, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसे आप क्या कहते हैं, एफसीआई कहते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई साथियों। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। हमारे देश में आज भी खाद्यान्नों का भंडारण, परिवहन और उनका कह सकते हैं भंडारण और परिवहन के साथ साथ उनके वितरण को सुनिश्चित करने का कार्य जो है वर्तमान में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। एक और बहुत ही अहम आयोग का गठन हुआ था 1965 में और वह भी साथियों खाद्य सुरक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए की हुआ था और उसका जो डेट है साथियों वो 1965 ही है, जिसे हम कहते हैं साथियों राष्ट्रीय कीमत आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे हम कहते हैं साथियों राष्ट्रीय कीमत आयोग का गठन भी हुआ था। क्या हुआ था, नेशनल प्राइस कमीशन आयोग का भी गठन हुआ था साथियों 1965 में। क्लियर बात यहां पर। एक सेकेंड, जस्ट यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 1965 की बात करें साथियों अगर, तो 1965 में हमारे देश में एक और संस्था का जो निर्माण हुआ उसे हम साथियों कहते हैं कृषि मूल्य आयोग, ना कृषि मूल्य आयोग कहते हैं। इट्स माय मिस्टेक, कृषि मूल्य आयोग कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, कृषि मूल्य आयोग कहते हैं। और इसका भी कार्य साथियों क्या था कि किसानों की फसलों में जो लागतें आती हैं उन लागतों का क्या करना, निर्धारण करना। तो एग्रीकल्चर कॉस्ट कमीशन का गठन किया गया था साथियों 1965 में, जो कह सकते हैं कि यह आयोग दरअसल क्या होगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर साथियों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ही क्या करता है, जो है मदद करता है। और इसी कृषि मूल्य आयोग को साथियों बात करें अगर, तो 1985 में इसी का नाम चेंज कर दिया गया CACP, जिसको हम कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से हम साथियों इसे क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर बात, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो MSP होता है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो CACP के द्वारा ही किया जाता है और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर उसको अंतिम अप्रूवल देता है। अगला प्रश्न लेंगे साथियों, ट्राई का पूरा नाम पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार सा और बहुत ही आसान सा ये ऑप्शन होगा आपके पास, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का साथियों क्या होगा, सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, मुद्रास्फीति जनित मंदी। याद रखिएगा यहाँ पर मंदी की बात हो रही है और मुद्रास्फीति की बात हो रही है। अगर हम दोनों को जोड़ दें साथियों तो यहाँ पर कोई प्रश्न और विकल्प नहीं होगा। जैसे गिरती हुई मुद्रास्फीति गलत हो जाएगा, स्थिर मुद्रास्फीति गलत हो जाएगा, उच्च बेरोजगारी जो है तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर मुद्रास्फीति न देने की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। प्रश्न का सही विकल्प होगा साथियों, जब देश में, जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी लगातार बढ़ रही हो और साथ साथ विकास, आर्थिक समृद्धि अवरुद्ध हो, है ना, स्टैग्नेशन पीरियड में हो, तो वह मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। इसी को साथियों एक शब्द है इंग्लिश का, इसको हम कहते हैं साथियों स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही शानदार शब्द है जो इस पूरे प्रकरण को ठीक से डिफाइन करता है। अगला प्रश्न होगा, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य
के अंतर्गत देखा जा सकता है। साथियों यह प्रश्न, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि को जो है वह देखा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमें आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना है और हमें निर्यात को बढ़ाने के लिए अपने देश में घरेलू उत्पादन को क्या करना है, बढ़ाना है। चलिए आज का आप सभी से एक मेरा प्रश्न ये रहेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है वो समय काल क्या रहा है, यानी उसका समय ड्यूरेशन क्या रहा है। ये ड्यूरेशन आपको बताना है, ड्यूरेशन क्या रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या रहा है। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप इसका अपना एक जो कह सकते हैं जो कार्यकाल रहा है, यानी कि जो ड्यूरेशन रहा है, उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था का भारत में सकल घरेलू उत्पाद के योगदान में कितना प्रतिशत हिस्सा है। साथियों नई रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो जैव अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी में जो है जो जीवित संसाधनों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है वो दैट इज 4.25% है, 4.25% है। बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितना परसेंट, कितना रुपए का आवंटन किया गया है। साथियों ये बिल्कुल फैक्ट है, 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बिहार में शहरी बुनियादी ढांचों को डेवलप करने के लिए, यानी बिहार में शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यह इनिशिएशन, यह इसे क्या किया गया साथियों, प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा बात करें साथियों अगले प्रश्न की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन इसके पहले बता दूं अगर आप एईडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ऑफलाइन बैच की भी तलाश में हैं तो साथियों द ऑफिशियल एकेडमी के साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन हमारा जो बैच है वो नया टोला सेंटर पर चल रहा है और नया टोला सेंटर से आप जा करके वहां पर विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। क्लासेस जो है 8 सितंबर से चलने वाली हैं, कंप्लीट क्लास चलाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स आपको जो है समय के पहले कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आपको उतना टेस्ट दे लें जिससे आपको अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंस हो जाए और आप सिलेक्शन जो है आसानी से ले पाए। केंद्रीय बजट 25-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को मिलने वाले ऋण को 3 लाख से बढ़ाकर साथियों कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 5 लाख, इस प्रश्न का क्या होगा, सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा साथियों हाल ही में हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए किस राज्य में उपहार दूध कार्यक्रम को शुरू किया है। साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा झारखंड। झारखंड राज्य में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया अभी हाल ही में हुडको ने। क्लियर है बात। तो साथियों आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ।